जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये जो पार्ट रहेगा इसमें हम लोग देखेंगे भारत में जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ये दोनों काम किस तरीके से करते हैं, क्या ये काम होते हैं इन दोनों के। जो पार्ट नंबर 1 था इसमें हमने देखा जो ओबीसी ग्रुप है इनको जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से निकल कर आया, रिजर्वेशन क्यों दिया गया था। जो पार्ट नंबर 2 था इसमें हमने देखा जो पार्लियामेंट है हमारी, जो हमारी डियर पार्लियामेंट है वो किस तरीके से काम करती है। जो पार्लियामेंट है वो काम क्या क्या करती है, इनका काम क्या क्या है, एमपीज कौन होते हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, कैसे ये लोग आते हैं और क्या क्या काम जो काम करता है वो काम किस तरीके से करता है, लोग किस तरह से बनाया जाता है, ये सब यहाँ पर देखा था। जो पार्ट नंबर 3 हो गया इसमें देखा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को। अब यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मेन जो फोकस रहेगा वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर रहेगा। अब यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो 5 साल के लिए होता है, फिर इलेक्शन होता है, फिर आना जाना वो भगवान तय करेंगे, मतलब भगवान की जनता तय करती है आगे। तो लेकिन सवाल ये है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है ये होता कौन है। तो एग्जीक्यूटिव वो होता है जो सिग्नेचर करता है डॉक्यूमेंट के ऊपर, लेकिन ये डॉक्यूमेंट को बनाता नहीं है। इसमें डॉक्यूमेंट क्या होगा, किस तरीके से लॉ बनेगा, इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। आमतौर पर ऐसा ही होता है। जो डीएम होते हैं, जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, लॉ बन के आया उस पर सिग्नेचर किया कि हाँ भैया ये देखो सिग्नेचर कर दिया हमने, अब इसको हम डे टू डे लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। लॉ बना दिया गया है कि जो हेलमेट है उसको पहनना कंपलसरी है 2 व्हीकल पे। तो यहाँ पर डे टू डे लाइफ में उसको देखना कि हाँ ये लॉ सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और क्या होता है जो मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंगली ये लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं आम लोगों को, ये लोग सुप्रीम पावर यूज नहीं करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर ये लोग मेरिट लिस्ट के हिसाब से आते हैं, एग्जाम देते हैं, यूपीएससी होता है, पुलिस की सेवा का एक एग्जाम होता है, वो सब एग्जाम देकर यहाँ पे मेरिट लिस्ट के हिसाब से लोग आते हैं। अब देखो हमने देखा पहले कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, 2 तरीके के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। यहाँ पर 2 डिविजन हैं। अब यहाँ पर फर्क क्या होता है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है ये हर 5 साल के अंदर, इंडिया के अंदर देखो स्पेसिफिक एक पीरियड होता है, इंडिया के अंदर 5 साल है। अब जाओगे मैक्सिको के अंदर 6 साल है, यूएस के अंदर 4 साल है यूएस के अंदर। तो इस तरीके से जो ईयर रहता है वो वैरी करता है कंट्री टू कंट्री। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक पीरियड जो होता है जरूर होता है कि 5 साल रखो, 6 साल रखो या फिर आप 4 साल रखो। तो यहाँ पे एक पीरियड होता है, इसके 2 इलेक्शन होते हैं। अगर ये तो दोबारा हो गए, अगर नहीं जीते तो टाटा बाय बाय यहाँ पर हो जाता है। अब जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है ना उसका एक लंबा अपना टाइम पीरियड होता है कि हाँ भैया 60 साल तो हमारा रिटायरमेंट का एज है, वहां तक हम काम करेंगे और उसके बाद भी कुछ ना कुछ काम जो होता है सरकार उनसे करवाई लेती है। तो यहाँ पे एक लंबे समय तक वो अपनी सेवा देते हैं, लंबे समय तक अपना काम करते हैं। और ये जो ऑफिसर्स होते हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ये लोग काम करते हैं अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। अब यहाँ पर कई लोग सवाल ये पूछते हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना वो आमतौर पर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगे होते हैं, किसी पर मर्डर चार्ज लगा है, किसी पर लूटपाट का चार्ज लगा हुआ है, कोई दबंग है, गुंडा है। तो यहाँ पर इन लोगों के नीचे ऐसे लोग काम क्यों करते हैं जो लोग इतने पढ़े लिखे हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, तो ऐसे लोग काम क्यों करते हैं। तो देखो सब पीछे एकदम सिंपल सा कारण ये है, जो डेमोक्रेसी है इसका मतलब यही है जो आम इंसान है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, वही चुनेगा कि कौन बनेगा सुप्रीम लीडर। अब यहाँ पर आम जनता ने जिसको पीएम चुन लिया है, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिया है, यही लोग रूल करने वाले हैं। अब इनकी पढ़ाई लिखाई जो भी हो आगे जनता की मर्जी होती है। और यहाँ पर क्या होता है, जो चुने हुए लोग हैं चाहे वो पीएम हो या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ये दोनों के दोनों ही आंसरेबल होते हैं टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर क्योंकि चुने गए हैं बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो जो जनता है वो सवाल करेगी कि हाँ भैया यहाँ पर, अब यहाँ पे जनता है वो सवाल करेगी कि हाँ भैया कोरोना वायरस आया, आपने क्या क्या काम किया, खाने किस तरीके से पहुंचाया अपने गरीबों तक, हॉस्पिटल में क्या काम किया, क्या कमियां रह गई, ये जो सवाल है वो जनता पूछ सकती है और जनता को जवाब देना पड़ेगा बाय दी एमपी एंड दी पीएम। अब आगे क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दोनों क्या होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, अब यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट होता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट होता है कंट्री के अंदर। आप इस तरीके से देखो ना, जो ट्रांसफार्मर होता है ना, सिटी अपना जो आपका मोहल्ला रहेगा उसमें ट्रांसफार्मर होता है, घर घर तक बिजली पहुंचाता है। तो देश का ट्रांसफार्मर जो है वो जैसे प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री ही देश को चला रहे हैं, हर एक चीज़ जो है उनके हाथ में ही है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया जाता है बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इलेक्ट किए जाते हैं बाय द एमपीज। किस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन होता है इसको देखते हैं। अब यहाँ पे जो आम लोग हैं, बहुत सारे जो आम लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे आम लोग आते हैं। अब ये मिलियंस ऑफ पीपल हैं यहाँ पर, ये लोग वोट डालते हैं मिलकर एमपीज को, और ढेर सारे एमपीज होते हैं कि इन सब में वोटिंग होती है और कौन बनता है यहाँ पर पीएम। ये सब वोट डालते हैं कि हाँ भैया इस इंसान को पीएम बना दो, और बन जाते हैं यहाँ का पीएम। और फिर यही जो होता है देश को चलाता है, मेनली इस तरीके से कंट्री है वो चलाई जाती है। अब आगे क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्ट कर लिया गया है बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली सही। अब जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। अब यहाँ पर फर्क क्या है, जो चुनने का काम है वो तो जनता ने कर लिया है, लेकिन अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, ये रामनाथ कोविंद जी हैं प्रेसिडेंट है, ये ओथ दिलवाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। ये 2019 की तस्वीर है, जब इलेक्शन हुआ था उसके बाद जब रिजल्ट आया था तो बीजेपी जब जीती, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ओथ दिलवाया देश के प्राइम मिनिस्टर को।
तो ये तरीके से सेरेमनी होती है कि हाँ भैया जो प्रेसिडेंट है उनकी वैल्यू है यहाँ पर और उनकी बात यहाँ पे रखी जाएगी, मानी जाएगी। अब यहाँ पे क्या जो पीएम है अगर जनता ने चुन लिया है यहाँ पर तो ये दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कई बार क्या कई सालों तक ऐसा ही रहा। 1989 था ना, इसके बाद से 2014 तक कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जिसके पास पूरी की पूरी मेजोरिटी थी। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं बुलाते हैं अपने हिसाब से किसी एक इंसान को, किसी एक लीडर को, और उसको कहते हैं कि आप यहाँ पर आइए, अपने अलायंस को बनाइए और यहाँ पे मेजोरिटी को साबित करके दिखाइए, तो उसके बाद आप जैसे पीएम बन सकते हो। तो इस तरीके से काम होता है। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं ओथ दिलवाते हैं, ओथ सेरेमनी होती है, उसी तरीके से जो प्रेसिडेंट होते हैं ऑफ द इंडिया वो ओथ दिलवाते हैं मिनिस्टर्स को भी। यहाँ पे जितने मिनिस्टर्स होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन सबको ही ओथ दिलवाने का काम होता है जैसे प्रेसिडेंट का। अब आगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है? देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, जितने मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर 60 से लेकर 80 तक होते हैं, लेकिन इनमें से 20 से 25 जो मिनिस्टर्स होते हैं वही ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ ज़्यादा पावर्स होती है, कुछ इंपॉर्टेंट उनके पास सेक्टर्स होते हैं। जैसे ये जो ट्रेड देखते हैं अपना पीयूष गोयल साहब हैं, तो ट्रेड देखना, बिजनेस देखना ये इंपॉर्टेंट पोजीशन हो गई। ये होम मिनिस्टर है, पूरा ये देश के अंदर का माहौल ये देखते हैं अपना। ये है एस जयशंकर साहब, ये अपना जो फॉरेन पॉलिसी है उसको देखते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स को देखती हैं। जैसे हमने देखा ये फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब, ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो इस तरीके से कुछ ऐसे 20 से 25 मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जिनके पास कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। और यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंगली जरूरी नहीं है अगर आपको मिनिस्टर बनना है तो आपको एमपी होना कंपलसरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो एस जयशंकर साहब है वो पहले मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको फॉरेन मिनिस्ट्री दे दी गई, लेकिन फिर उनके बाद में एक राज्यसभा से एमपी बना के वहाँ पे भेज दिया गया। तो वो आप बाद में कर सकते हो, 6 महीने के अंदर आपको प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ भैया मैं यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, जो कि आराम से कर सकती है रूलिंग पार्टी। अब यहाँ पर क्या होता है, जितने मिनिस्टर्स बना दिए गए हैं सर ये 60 से लेकर 80 तक, वो सब एक जगह बैठते हैं, उसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसका ऑफिशियल नाम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब आगे क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो तैयार कर दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे 20 से 25 जो मिनिस्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, और जो इनकी मीटिंग है वो रेगुलर मीटिंग होती है कि हाँ भैया अब जरूरत पड़ गई, अब आइए दोबारा मीटिंग करिए। तो यहाँ पर जो कुछ गिनती के मेंबर्स होते हैं, जो गिनती के मिनिस्टर्स होते हैं 20 से 25, इनको कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब यहाँ पर ये टॉप लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के। जैसे हमने बीजेपी देखा, अभी रूलिंग पार्टी है, तो बड़े बड़े जितने लीडर्स होते हैं उनके पास ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है। और जो मिनिस्टर्स हैं ये रेगुलर मीटिंग करते हैं ऑन द नेम ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट की मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है यहाँ पर, और ये सब फैसला लेते हैं कि हाँ भैया मेरे हिसाब से मेरी फील्ड में क्या होना चाहिए, आप बताइए आपके हिसाब से आपकी फील्ड में क्या होना चाहिए, इस हिसाब से काम होता है। और ये एक इनर रिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है ये पूरा मिनिस्टर हो गया, लेकिन यहाँ बीच में जो कोर है ना, यहाँ पर ये कोर है ये 20 से 25 मिनिस्टर्स। अब आगे जो मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास इतनी बड़ी मिनिस्ट्रीज नहीं होती है, छोटे मोटे काम होते हैं, वो लोग तभी आएंगे मीटिंग के अंदर जब उनको बुलाया जाएगा। जैसे छोटा मोटा काम है, जैसे आप ये सिर्फ और सिर्फ एक रोड देख रहे हो स्टेट के अंदर, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ रोड देख रहे हो, तो आपकी इतनी वैल्यू नहीं है। यहाँ पे पूरा देश की बात हो रही है, सिर्फ एक राज्य के हो, एक स्टेट के यहाँ पे अपने मिनिस्ट्री संभाल रहे हो, तो आपको जब भी कोई स्पेशल काम होगा, जब भी लगे कि हाँ भैया आपकी जरूरत है वहाँ पर, आप उस कमाल का आइडिया वहाँ पर रख सकते हो, तभी आपको वहाँ पे स्पेशली इन्वाइट किया जाएगा, और ऐसे आप नहीं जा सकते हो। और कोई भी मिनिस्टर अपने रूलिंग पार्टी को, अपनी जो पार्टी है उसको, अपनी जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है ओपनली। अब ये रूल है भैया कि आप अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हो, अगर आप क्रिटिसाइज ही कर रहे हो तो रिजाइन कर दो सीधा सीधा। अब आगे क्या है, जो पीएम होते हैं उनके पास पावर क्या क्या है जरूरी है, क्योंकि बड़ा एक ट्रांसफार्मर, मैंने कहा जो ट्रांसफार्मर है मोहल्ले का, तो पूरे देश का ट्रांसफार्मर है, वो क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या पावर है उनके पास, ये भी देखना जरूरी है। तो देखो जो संविधान है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो साफ साफ नहीं कहता है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनके पास क्या क्या पावर्स हैं, उनके क्या रिलेशन है विद द मिनिस्टर, ये एकदम क्लियरली मेंशन नहीं है। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे हमको क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि हाँ भैया क्या क्या पावर्स हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास। लिखा गया है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है ना, उस रूलिंग पार्टी के मुखिया रहेंगे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, और जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसको हेड किया जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से मालूम पड़ता है कि हाँ भैया जो प्राइम मिनिस्टर के ज़्यादा पावर्स है, पूरा कैबिनेट उनके हाथ में ही है। और इसका मतलब ये भी है जितने मिनिस्टर्स होते हैं वो सब काम करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और अगर पीएम चाहे तो किसी मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से हटा सकता है, ये भी एक बड़ी पावर होती है। और अगर बाई चांस प्राइम मिनिस्टर ने क्विट कर दिया अपने काम से, मेमोरेंडम निकाल दिया गया कि हाँ भैया नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उससे निकाल दिया गया कि आपको क्विट करना पड़ेगा, तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर क्विट करेंगे सभी के सभी मिनिस्टर्स जो है छुट्टी यहाँ पर हो जाएगी, उनका काम यहाँ पर, उनका जो काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो सिटीजन्स होते हैं इंडिया के वो भी यहाँ पर असर डालते हैं प्राइम मिनिस्टर के पावर के ऊपर। अगर कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, जैसे पंडित नेहरू जो थे, उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था जनता के ऊपर, तो वो जो मन में वो कर सकते थे क्योंकि जनता जो थी उनको सपोर्ट यहाँ पे करती थी। लेकिन अगर कोई ऐसा लीडर यहाँ पर आ जाए जिसे सपोर्ट नहीं मिलता है जनता का, और फिर वो कुछ कर दे,
तो जो जनता है वो विरुद्ध खड़ी हो जाएगी, आंदोलन कर देगी, रिवोल्ट कर देगी, सरकार को वहाँ पे गिरना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ, देखो अब यहाँ पे इंदिरा गांधी थी 1971 के अंदर जब वॉर हुआ तो इंदिरा गांधी ने वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया, बड़ी ओपनली गई, बांग्लादेश का हमने साथ दिया, क्योंकि हमको मालूम था जो जनता है वो साथ देगी इंदिरा गांधी का। इस वजह से जो इंदिरा गांधी थी बड़े ही ओपनली वहाँ जाके भिड़ गई। और यहाँ पर क्या हुआ, जो 370 था इसको हटाया तभी गया ना जब जनता को मालूम था कि हाँ भैया, जब गवर्नमेंट को मालूम था जो जनता है हमारा साथ देगी ही देगी। इस वजह से यहाँ पे जो पावर रहती है प्राइम मिनिस्टर के पास वो इंक्रीज हो जाती है अगर जनता उसके साथ में खड़ी हो जाए तो। और क्या होता है, अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो जो प्राइम मिनिस्टर की पावर होती है वो कम हो जाती है। मान लो अब हमको भैया 201 सीट चाहिए, ठीक है, 201 सीट चाहिए हमको पीएम बनने के लिए। अब यहाँ पर मेरे को सिर्फ और सिर्फ 100 सीट मिली है और बाकी की जो सीट्स हैं मैंने इधर इस पार्टी को पकड़ लिया, एक पार्टी ये पकड़ी, एक पार्टी ये पकड़ी, इन सब पार्टीज को मिला के मैंने जिसका पीएम बन गया। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ जिससे ये वाली पार्टी नाराज हो जाए तो ये वाली सरकार गिर जाएगी, मैं पीएम से हट जाऊंगा। या फिर अगर मैं ये बात मान लूँ तो इसके मैं कुछ खिलाफ चला गया या फिर इसके खिलाफ गया तो मैं किसी के खिलाफ जा नहीं सकता हूँ, अपने मन से कुछ कर नहीं सकता हूं। अगर मैं किसी के भी खिलाफ गया तो यहां पर अगर एक भी पीछे हट गया तो सरकार है मेरी यहां पर गिर जाएगी। तो इस वजह से कोलिशन गवर्नमेंट होता है, इसमें जो पीएम की पावर होती है वहां पर कम हो जाती है। अब हमारा जो पीएम का काम था, जो पीएम का जो पूरा का पूरा सिलेबस था वहाँ पर समाप्त होता है। अब जो प्रेसिडेंट है उनको हम देखते हैं। अब जो प्रेसिडेंट होता है उनको कहा जाता है हेड ऑफ द स्टेट, मतलब है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, अगर वो गिर जाए वहाँ पर। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब ये है जो हमारी गवर्नमेंट है, डियर गवर्नमेंट है यहाँ पर, वो 5 साल के लिए यहाँ पर आई है। मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि 1 साल के अंदर या फिर 2 साल के अंदर जो सरकार यहाँ पे गिर जाए, तो सरकार जब गिर गई तो यहाँ पर जो पावर है वो तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, पावर में कोई है ही नहीं, जिस संभालेगा कौन। तो जो प्रेसिडेंट है वहाँ परमानेंटली बैठे हुए हैं अगले 5 साल तक, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट अपना काम यहाँ पर संभाल सकते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है इन द इंडिया वो एक तरीके से क्वीन के बराबर होता है। एक ब्रिटेन में जिस तरीके से क्वीन विक्टोरिया है, जिनके जो सर पे जो ताज है उसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ है, उनकी तरह यहाँ पर देश के प्रेसिडेंट होते हैं। और जो प्रेसिडेंट का काम होता है सुपरवाइज करना, कितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो सही तरीके से काम करते हैं, क्योंकि जितना भी काम होता है ना देश के अंदर वो सब कुछ होता है ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी इलेक्ट कैसे होते हैं, देश के अंदर जितने भी एमपीज होते हैं और जितने भी एमएलएस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे लोग होते हैं, हर एक राज्य के जो असेंबलीज होती है वहाँ हर जगह से वोटिंग ली जाती है और उसके बाद हम चुनते हैं देश के प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो तैयार हो गए हैं। इनका काम है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बैठना, और जो गवर्नमेंट रहेगी जितना भी काम करती है वो काम करती है ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर एक बिल लेकर आए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने रखा, जो गवर्नमेंट ने बिल पास भी कर दिया, लेकिन बिल पास होने के बाद वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब जो प्रेसिडेंट है उस बिल के ऊपर सिग्नेचर करते हैं और बिल को वहाँ पर एक एक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल एसेट है, जो फाइनल परमिशन है वो दी जाती है बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है सिर्फ और सिर्फ उस बिल को एक्ट बनाने के अंदर। अब यहाँ पर और क्या होता है, जितनी मेजर अपॉइंटमेंट की जाती है वो की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर्स हो या फिर सुप्रीम कोर्ट जज हो, जितनी बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं, जितने बड़े बड़े अपॉइंटमेंट है वो दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर यह तस्वीर है, हमने देख लिया है किस तरीके से प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर ओथ दिलवा रहे हैं देश के प्राइम मिनिस्टर को। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।